तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका टिकट कटना चाहिए इन चीज़ों पर कि वो खाली विधायक ही नहीं रहे बल्कि काबीना मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और इससे बड़ी कोई पोस्ट हो सकती है तो फिर वो मुख्यमंत्री की पोस्ट होती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई विधायक कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद अगर अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए तो ये बहुत शर्म की हमारे लिए बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि संभल विधानसभा से मुझे समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा और मैं दावेदारी में हूँ भी। अच्छा चलिए मान लेते हैं अगर समाजवादी पार्टी आपको विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देती है तो क्या आप फिर भी चुनाव में उतरेंगे संभल विधानसभा से? देखिए भाई, मैं अपनी पॉजिटिव सोच रखता हूँ, फिर पता चल जाएगा कि मुझको, आपको और पूरी जनता को कि वो पार्टी के दम पर जीतते आते हैं चुनाव या फिर अपने दम पर चुनाव जीतते। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है संभल से समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते व सांसद प्रतिनिधि जियाउर रहमान बर्क। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा द हल्ला बोल। शुक्रिया। मैं आपके भी चैनल को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ, हल्ला बोल को। आमिर साहब आप और आपकी टीम बाखूबी अपना जो काम है उसको अंजाम दे रहे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको, आपके चैनल के लिए। सर मेरा सवाल सबसे पहला यही है आपसे कि आप संभल से 2022 के चुनाव में प्रत्याशी होंगे या नहीं? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि संभल विधानसभा से मुझे समाजवादी पार्टी से टिकट मिलेगा और मैं दावेदारी में हूँ भी समाजवादी पार्टी से। और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय अखिलेश यादव जी, मेरा पिछला विधानसभा चुनाव का रिज़ल्ट देखते हुए कि जो 2017 के इलेक्शन के अंदर किसी कोई ख़ास पार्टी से मैं उम्मीदवार नहीं था, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ सबसे पहले, और फिर हमारी जो जनता ने जितने मोहब्बत और प्यार के साथ में मुझे 62,000 वोट दे करके उपविजेता का जो एक मेरे साथ नाम के साथ ये जोड़ा किया। तो इसलिए इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ अब मौजूदा उस समय संभल लोकसभा से सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब मौजूदा सांसद नहीं थे क्योंकि उनको चुनावी में प्लानिंग के तहत बीजेपी ने हरा दिया था, ज़बरदस्ती जीता हुआ चुनाव था। अब मौजूदा सांसद भी हैं, इस बार तो और ऐतिहासिक वोट मिला है सांसद जी को, बर्क साहब को। तो इंशाल्लाह जब इस बार टिकट मिलेगा तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ अल्लाह के भरोसे कि संभल विधानसभा से टिकट मिलने के बाद में मैं बहुत अच्छे वोटों से सीट को समाजवादी पार्टी के खाते में डालूँगा। आपने कहा कि आप समाजवादी पार्टी के टिकट पर संभल से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से मौजूदा जो विधायक हैं वो पिछले 25 साल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार भी उनकी दावेदारी, लोग कहते हैं कि उनकी दावेदारी सबसे मजबूत है। तो आप किस तरीके से आप कह रहे हैं कि मतलब आप समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही संभल से चुनाव लड़ेंगे? किसी भी जगह से कोई आदमी विधायक अगर बन जाए या सांसद बन जाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर 2, 3, 4 बार जीत गए तो वो उनकी विरासत के लिए वो सीट लिख गई और आने वाले समय के लिए उन्हीं को वो सीट मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता। ये यहाँ लोकतंत्र है हिंदुस्तान के अंदर, और जब लोकतंत्र है तो कोई समाजवादी पार्टी किसी एक या 2-4 व्यक्ति की कोई कंपनी नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी लोगों का परिवार है और इस पार्टी की नींव रखने में सबसे पहले माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के साथ में डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब दादा मोहतरम जो सांसद हैं संभल से, वो रहे थे। तो अगर यहाँ से मौजूदा विधायक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले वक्त के अंदर भी ये टिकट उन्हीं का उनके लिए लिख दिया गया कि जब तक हयात तक उनको टिकट मिलता रहेगा। 2009 में बर्क साहब तो 2004 में सांसद बने थे, उस वक्त उनका भी टिकट काट दिया गया था। और ऐसे समाजवादी पार्टी हो या कोई भी अनेक पार्टियाँ हों, सारी पार्टियों के अंदर मौजूदा विधायक और मौजूदा सांसदों के टिकट कटते रहे हैं। वो बुनियाद अलग है, आधार अलग है, किस वजह से करते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही आदमी उस पार्टी के टिकट पर काबिज रहे। तो इसलिए मैं इसी उम्मीद के तहत कि जैसे कि माननीय अखिलेश यादव जी को हमें 2022 के अंदर हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने, और जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो हिंदू मुस्लिम के अंदर फूट डाल करके राजनीति कर रहे हैं हम, और जो सिर्फ हर मुद्दे पर नाकाम है, विकास से लेकर के कोई भी मामला हो किसानों तक का, हर जगह फेल है।
तो इस वजह से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएं, और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए हमें पूरी उम्मीद है राष्ट्रीय नेतृत्व से कि वो ऐसे आदमियों को टिकट देंगे जो कि पार्टी का चुनाव जीत करके पार्टी को मजबूत करने का, सरकार बनाने का काम करेंगे। अच्छा चलिए मान लेते हैं अगर समाजवादी पार्टी आपको विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देती है तो क्या आप फिर भी चुनाव में उतरेंगे संभल विधानसभा से? देखिए भाई, मैं अपनी पॉजिटिव सोच रखता हूँ, मैं निगेटिव सोच रख ही नहीं रहा कि मुझे नहीं मिलेगा। निगेटिव वो तो अल्लाह मालिक है, क्या हुक्म रब्बी होगा, लेकिन मुझे तो उम्मीद पॉजिटिव है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि टिकट मुझको ही मिलेगा और इंशाल्लाह मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा। अगर समाजवादी पार्टी आपको ऑफर देती है कि आप संभल विधानसभा के अलावा किसी और विधानसभा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ें? भाई देखिए, मैंने आपसे एक बात कही कि अभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने जैसे पिछले बार भी 2017 के चुनाव के समय में मुझे बिलारी विधानसभा से टिकट दिया था, लेकिन अब इस बार क्या समीकरण बनेंगे ये राष्ट्रीय नेतृत्व सोच रहे होंगे, वो तो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हमारी दावेदारी पूरी तरह से संभल विधानसभा पर है और हम संभल विधानसभा से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, आपके दादा डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में नवाब इकबाल ने, जो यहाँ से विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने बीजेपी का इलेक्शन लड़ाया था, तो ये कितना सही है? सही है, इल्ज़ाम लगाया था, इसमें कोई कहीं से कहीं तक कुछ गलत नहीं है, सब सच्चाई है। 2014 के अंदर उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को चुनाव को, आज भी उनके लोगों के हमारे पास में सबूत हैं विद फोटो, खाली नाम के लिए नहीं, जो एजेंट तक बने हुए थे 2014 के चुनाव में बसपा के। हम 2014 से बर्क साहब प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के और वो कैबिनेट मंत्री होते हुए भी उन्होंने और उनके आदमी ने बहुजन समाज पार्टी का खुले कई जगह तो उनका विरोध भी हुआ था उस समय पर, उन्होंने चुनाव लड़ाया था। और 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में मैं आपको खाली मूली कहना और होने में फ़र्क होता है, मैं सबूत दे सकता हूँ कि जिस जगह पर उनके लोगों के वोट लगते थे उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी के वोट निकले। तो इसी मैं कहता हूँ कि उन्होंने बीजेपी को वो करा, क्योंकि जाहिर सी बात है समाजवादी बसपा का इस बार गठबंधन था, तो इस बार बसपा को तो सपोर्ट कर नहीं सकते थे। कांग्रेस के अंदर इतना वजूद नहीं था, जो कांग्रेस कुछ कर लेती तो उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी जीत जाए। क्योंकि उनका मतलब ये नहीं है कि पार्टी को मजबूत करने का, वो तो ये सिर्फ बर्क साहब की मुखालफत के अंदर अगर वो बीजेपी को मजबूत करने का मौका मिलता है तो वो कभी पीछे नहीं हट सकते। अच्छा, 2022 के चुनाव में आपको संभल और यूपी में असदुद्दीन ओवैसी सबसे बड़ी चुनौती है या बीजेपी सबसे बड़ी चुनौती है? देखिए, अभी तो चुनाव सही तरह से शुरू भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो जो चल रहा है चुनाव ग्राम पंचायत का और उसके साथ साथ जो है ज़िला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। अभी चुनौती तो सामने आएंगी और जाहिर सी बात है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो बिहार में लड़े, तो उन्होंने ऐलान किया है कि यूपी में भी लड़ेंगे। हर आदमी को इख्तियार है अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाने का, लोकतंत्र है जैसा कि मैंने पहले कहा, लेकिन हमारे लिए सामने जो चुनौती है मेन वो भारतीय जनता पार्टी है। और बीजेपी की भी इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि पोल इस बार खुलेगी। लोग कहें अलग बात है कि लंबे टाइम तक आप किसी आदमी को गुमराह कुछ वक्त तक कर सकते हो, लेकिन मुस्तकिल लंबे वक्त तक गुमराह नहीं कर सकते। उन्होंने जो अपने चुनावी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आए थे, उन्होंने जीत हासिल की थी, उस पर वो कहीं से कहीं तक भी नहीं टिक पा रहे। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी की इस बार पोल खुल जाएगी, लेकिन फिर भी चुनौती बीजेपी को इसलिए मान रहे हैं, इस टाइम उत्तर प्रदेश और केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए चुनौती उनसे रहेगी। लेकिन फिर भी हम यकीन रखते हैं इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो दूर की बात है, कहीं से कहीं तक बीजेपी सरकार का बनाने का मतलब ही नहीं बनता, और इंशाअल्लाह इस बार इसके अंदर समाजवादी पार्टी की हुकूमत 2022 में बनेगी। असदुद्दीन ओवैसी जैसे बिहार में उन्होंने आरजेडी को नुकसान पहुंचाया, तो ऐसा यूपी में भी पहुंचाएंगे? अब देखिए, ये तो अब उनके ऊपर है। बसपा में उस समय गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी साहब का वहाँ पे बिहार में हो गया था, हो सकता है अभी मैं क्यों ये उठाऊँ, क्या मालूम कि कल को जैसे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कह चुके हैं कि इस टाइम जो है वो छोटी पार्टियों के साथ गठजोड़ करेंगे इस विधानसभा के चुनाव में, आपको भी मालूम होगा। तो जब वो छोटी पार्टियों के साथ गठजोड़ करेंगे तो अभी मैं नहीं कह सकता, क्या हो भी सकता है कि कल को
मैं मतलब मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि कल को उनके साथ भी गठबंधन समाजवादी पार्टी का हो जाए, लेकिन ये तय हम नहीं करेंगे, ये तय करेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि किसके साथ गठबंधन करना है। हो सकता है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, बिहार में उन्होंने बसपा के साथ गठबंधन किया था, हो सकता है कल को समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन हो सकता है। तो इसलिए मैं अभी कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, ये राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर है कि वो बड़ी पार्टियों के लिए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, जैसे बहुजन समाज पार्टी है उनके साथ गठबंधन नहीं होगा। तो छोटी पार्टियों में तो जाहिर सी बात है AIM भी आ जाती है, या और भी दूसरे दल भी आ जाते हैं, लोक दल से ऑलरेडी गठबंधन है ही। तो कल को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर उनको अपनी पार्टी में गठबंधन के अंदर शामिल कर लेंगे तो वो ख़त्म ही हो जाएगा आपस की उनकी कोई मुखालफत का मसला। आप सांसद प्रतिनिधि हैं, तो क्या चुनौतियां हैं संभल में? देखिए, चुनौतियाँ संभल के अंदर बहुत सारी हैं। अब इस समय हम संभल के अंदर सांसद तो बन गए, दादा मोहतरम हैं और मैं प्रतिनिधि हूँ उनका, लेकिन चुनौतियाँ विकास के रूप में काफ़ी लंबी ज़रूरत है यहाँ संभल को विकास की, और वो हर तरह की ज़रूरत हो, चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, या हमें देखें चिकित्सा का मामला हो, या रोड के कंस्ट्रक्शन का मामला हो, या कोई भी XYZ फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब हम सांसद बने हैं बर्क साहब, तो हमारी हुकूमत समाजवादी पार्टी की इस समय नहीं है। अगर हुकूमत होती तो इंशाल्लाह ताला हम तब दिखाते एक सत्ता के सांसद कितना यहाँ पर काम कर सकते थे या करते, जैसा कि पहले जब रहे हैं तो जो भी हमसे बनना है उस टाइम संभल के लिए किया है। अब निधि ही जैसे सांसदों को मिलती थी, विधायक सांसदों को, वो निधि ख़त्म कर दी गई। छोटे मोटे काम शहर के, गांव के जो भी हुआ करते थे, जनहित के कार्य उनको करा दिया करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी ने उसी निधि को बंद कर दिया, तो ना तो हम उसी से छोटे मोटे जो काम की हम उम्मीद थी, ना वो हम करा पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हुआ करती थी, उसके अंदर अभी तक कोई पैसा 2 साल होने को आ गए, कोई 1 रुपया नहीं आकर के कोई काम सांसद जी की संस्तुति से कोई काम नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि संभल के अंदर अगर सरकार बदलेगी, बीजेपी की सरकार हटेगी, हमारी सरकार बनेगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम संभल के अंदर सबसे पहले जो दादा मोहतरम की कोशिश है कि संभल के अंदर यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, जो कि यहाँ के नौजवानों को, बहुत हमारे बच्चे हैं या नौजवान जो भी हैं उनको तालीम की ज़रूरत है, बाहर जाना पड़ता है। और जब तक यूनिवर्सिटी बनेगी उससे पहले हम चाहते हैं, यूनिवर्सिटी बनने में तो वक्त लगेगा, लेकिन उससे पहले कोई एक अच्छा सा कॉलेज की हमारी कोशिश है कि बन जाए, कि जिससे कि कम से कम कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज आ जाएं, जिससे कि लोगों को जाना वहाँ से रुक जाए। फिर उसके बाद सरकार बनने के बाद में हमारी उम्मीद ये रहेगी कि जो हमारा संभल का चिकित्सालय है, जो हमारा संभल का हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को उसी ज़िला हॉस्पिटल तो ज़रूर है, लेकिन ज़िला हॉस्पिटल के हिसाब से वहाँ पर सुविधाएं नहीं है कतई भी। हम चाहेंगे कि उसके अंदर वो तमाम सुविधाएं लाई जाएं जो कि ज़िला अस्पताल के अंदर होती हैं, और उसके अंदर उन तमाम लोगों को, जो गरीब लोग ख़ास तौर से वो जा कर के वहाँ इलाज नहीं करा पाते प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनको वो सुविधाएं और इलाज वहाँ पर मिल सके। और उसके साथ साथ मेरी अभी हमारी कोशिश है, अभी पार्लियामेंट नहीं चल पा रही, तो हम जो यहाँ पर अब से करीब 2006 में बर्क साहब ने एक केंद्रीय विद्यालय का एक कॉलेज जो सेंट्रल स्कूल कहलाता है वो पास कराया था, लेकिन बदकिस्मती से कि यहाँ के ज़मीन नहीं मिल पाई थी, किसी ने ज़मीन नहीं दी। वो बनता तो सरकारी ज़मीन पर ही, लेकिन उस टाइम टेम्प्रेरी जब फातमी साहब मिनिस्टर थे, कांग्रेस की हुकूमत थी, तो उस टाइम ये था कि वो चाहते थे कि प्राइवेट ज़मीन कोई मिल जाए, फ़िलहाल हम इंस्टीट्यूशन उस पर स्टार्ट करके क्लासेस वगैरह, बाद में सरकारी ज़मीन लेके वो कर देंगे, लेकिन वो ज़मीन नहीं मिल पाई, उस वजह से वो बाद में वो चला गया। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है फिर से हम उसको सेंट्रल स्कूल को हम संभल के अंदर उसको बनवाएं, ये चीज़ें। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैं, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल योगी जी का नारा था कि हम जो गड्ढा मुक्त सड़कें करेंगे। जब उन्होंने कुर्सी पे बैठे थे तो कहा था कि हम जो है कुछ दिन के अंदर गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन ताज्जुब और अफसोस की बात यह है आज हम निकलें तो गड्ढे, सड़कों में गड्ढे नहीं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ गड्ढों में सड़कें हैं। इतना बुरा हाल, सूरत हाल है। अब कहीं के लिए लोग इलाज के लिए अगर जा रहे हैं, अगर कोई मरीज़ को लेकर के, अब जब बुरी तरह से उसकी सिचुएशन सड़क की होगी तो उनको जो जितने कम वक्त के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना होगा नहीं पहुंच पाते। इसलिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी सारी समस्या हैं जिस पर हमारा पूरी तरह से ध्यान है, और हम चाहते हैं आने वाले समय के अंदर इन तमाम चीज़ों को हम दूर करके संभल के अंदर विकास कर सकें। मेरा आखिरी सवाल है कि संभल में विकास नहीं हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
देखिए जाहिर सी बात है, संभल के अंदर विकास अगर नहीं हुआ तो मैं तो कह रहा हूँ कि इससे पहले आप एक चीज़ अंदाज़ा लगाइए कि बर्क साहब जो हैं मुरादाबाद से सांसद बनते चले आ रहे हैं 1996 से लेकर के। उनको सिर्फ एक बार मौका मिला 2009 से लेकर 14 तक का, और उसके अंदर जो काम करा है मैं उसकी जो है आपको लिस्ट भी दे सकता हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ लोगों से, जैसे कि आपने अभी किया था मुझसे क्वेश्चन कि भाई एक जो साहब वो विधायक है 5 बार से, बकौल आपके क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, 5-6 बार से विधायक बनते आ रहे हैं, 25 साल से विधायक है, तो उनका टिकट क्यों कटेगा? तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका टिकट कटना चाहिए इन चीज़ों पर कि वो खाली विधायक ही नहीं रहे बल्कि काबीना मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और इससे बड़ी कोई पोस्ट हो सकती है तो फिर वो मुख्यमंत्री की पोस्ट होती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई विधायक कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद अगर अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाए तो ये बहुत शर्म की हमारे लिए बात है। अगर उस जगह पर उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, चाहे मैं खुद ही नहीं होता, तो मैं अपने आप को भी उसी खाने में रखता। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उनके पर उंगली उठा रहा हूँ। तो वो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। जब सरकार, क्षेत्र का अगर विकास होता है तो वो प्रदेश सरकार के माध्यम से होता है, प्रदेश सरकार के माध्यम से होता है। केंद्र सरकार तो अपनी योजनाएं जो प्रदेश की होती हैं उसमें अपना हिस्सा देती हैं, मतलब पैसे उसके उन योजनाओं के अंदर अपना लगाती हैं। कुछ कोई योजनाएं ऐसी होती हैं जो केंद्र डायरेक्ट करती है, लेकिन वो बहुत सीमित योजनाएं होती हैं। ज़्यादातर योजनाएं प्रदेश सरकार की होती हैं। अब प्रदेश सरकार भी तो तभी करती जब यहाँ के जो नुमाइंदे थे, जिनको जनता ने जिता करके उनको विधानसभा में भेजा था, इस उम्मीद के साथ बार बार जिता करके भेजा कि हो सकता है कि इस बार हमारी ये जो कमियां थी वो अपनी उनको दूर कर करके इस बार हमारे क्षेत्र का विकास कराएंगे। लेकिन अफसोस की बात है, हर बार उनको नाउम्मीदी ही हासिल लगी। जो आदमी 2 टर्म में मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर रहा हो, उसके बाद अगर काम नहीं करा पाए तो फिर उसके अब बाकी उसके बाद हम ये सोचें कि वो विपक्ष के अंदर काम करा लेंगे, तो ये तो हमारी ना समझिए वैसी बात होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ पूरी की पूरी अगर कहीं जिम्मेदारी है तो जो इस बार समय विधायक हैं मौजूदा, उनकी जिम्मेदारी है कि वो 25 साल, और ये सवाल आप मुझसे नहीं उनसे करें कि वो क्यों नहीं करा पाए, इस बात का वो जवाब दें। क्यों अब तक उनकी क्या अड़चनें थी, क्या रुकावटें पैदा हुई कि जिस वजह से वो संभल के अंदर विकास नहीं करा पाए। लोग कहते हैं कि अगर उन्होंने वो कहते हैं कि अगर उन्होंने विकास नहीं किया तो लोग उनको चुन क्यों रहे हैं? चुनना, देखिए आपने जो क्वेश्चन करा कि चुन क्यों रहे हैं, आदमी जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर तो मजबूत है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे ज़्यादा अगर मजबूती की अगर बात रहती तो हमारे पश्चिम यूपी में आप उठा करके देख लीजिए कि जब सूपड़ा साफ हुआ, फॉर एग्जाम्पल इस समय आप उठा के देखिए कि 2019 के लोकसभा के इलेक्शन में सब जगह से साफ हो गया मामला। लेकिन बीजेपी ने चाहे वो प्लानिंग के तहत, बेईमानी के तहत जो भी कहीं ना कहीं अपना हथकंडे अपनाए, लेकिन उसके साथ साथ इन हालात में भी संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, ये सीटें किसके खाते में गई? सपा बसपा के गठबंधन में गई। और यकीनन समाजवादी की जो सीटें जीती वो तो जीती ही, उसके साथ जो बसपा की सीटें जीती वो भी। फिर पता चल जाएगा कि मुझको, आपको और पूरी जनता को कि वो पार्टी के दम पर जीतते आते हैं चुनाव या फिर अपने दम पर चुनाव जीतते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। ये थे सांसद प्रतिनिधि ज़ियाउर रहमान बर्क, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद आमिर, तहल्लुम।